आजादी के 75 साल पर इससे खूबसूरत जगह क्या हो सकती है? ये लेह है, ये आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कौन से राजनेता के साथ आज हम राइड पर जा रहे हैं। वो आज हमें बताएंगे राष्ट्रवाद के बारे में उनकी क्या राय है। वो हमें बताएंगे कि हिंदुत्व के बारे में उनकी क्या राय है। सुपर एक्सक्लूसिव टेलीविजन पर पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ। सर, आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए सर, बैठिए। ऑनर टू हैव यू। बैठिए सर। एंड सच अ डिलाइट। लेकिन आपको गाड़ी चलाते तो हम सभी लोगों ने देखा है जी सर। और बड़ी अच्छी बड़ी शानदार गाड़ियां आप चलाते हैं, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ और है। बिल्कुल सर। मैग्नेटिक हिल है और हमारे पास एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। इट्स अ फैक्ट। और मैं अपने जितने भी हमारे साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको बताना चाहूँगा, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू में वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे साथ है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप सब जानते हैं इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और इनका इंट्रोडक्शन तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों खुद दे देता है। लेकिन एक ऐसी चुंबकीय शक्ति जो कि इस मैग्नेटिक हिल की तरह है, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल की तरह ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स हैं, उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त अगर कहा जाए लोगों का समर्थन है। जैसे हैदराबाद, मुंबई, बिहार, यूपी और अब गुजरात की तरफ भी कूच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात की तरफ भी कूच कर रहे हैं। तो अब ये सिलसिला शुरू कर दें और आइए सर चलते हैं। सर, सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए मुझे कि 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की, अमृत महोत्सव है, इतना अच्छा मौका है और एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। हाँ। मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रवाद की अगर बात होती है तो ओवैसी साहब वो राष्ट्रवाद को कैसे देखते हैं? वो इस चीज़ को कैसे असेस करते हैं, कैसे समझते हैं? सर, मेरा मानना यह है कि मेरा राष्ट्रवाद यह है कि हमारा जो वतन अजीज़ है, जो देश है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है ना देश है। और इस मुल्क की नेशनलिज़म की सबसे अहम खुसूसियत और वजह यह है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पर हम बेशुमार सौओं की तादाद में ज़बानें हैं, हज़ारों की तादाद में कल्चर है, मज़हब है, मज़हब में भी अलग अलग तरीक़े हैं। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है, यही हमारा नेशनलिज़म है। और जैसा कि गांधी ने कहा था कि आप हिंदू और मुसलमान हैं, मगर नेशनलिज़म का डेफिनेशन गांधी ने सही बताया कि आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। आप गंगा और जमुना मिलते हैं मगर वो अपनी शनाख्त को नहीं खोते हैं। तो ये क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नेशनलिज्म में हर चीज़ डिसॉल्व हो जाती है और वो बनाता है नेशनलिज्म? ना, डिसॉल्व नहीं होता है। वो अपनी आइडेंटिटी को रखता है। यही इस वतन अजीज़ की खूबसूरती है कि इसका हमारा नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, बल्कि हम लोग इन तमाम रिलीजन कल्चर्स को सेलिब्रेट भी करते हैं और उस पर लोग कायम भी रहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपसे तो लोग बात ही नहीं करते हैं? ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है? जब भी बात होती है और इश्यूज़ की, हिंदू मुसलमान का इशू होगा तो ओवैसी साहब से बात करने लग जाते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर आपसे कोई बात क्यों नहीं करता है? राष्ट्रवाद के ताल्लुक़ से तो हमको तो एंटी नेशनल कह दिया जाता है, तो फिर बात ही क्या होगी? जब आप हमको किसी को एंटी नेशनल कह देंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। आपको एंटी नेशनल जो लोग कहते हैं, आपने ये समझने की कोशिश की कि उनका इसके पीछे प्रेमाइस क्या है? क्यों उनको लगता है एंटी नेशनल? क्योंकि मुझे याद है, मुझे कई सारे बयान आपके याद हैं जब आपने वेहमेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोला है। आपने कहा ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूँगा, मैं पाकिस्तान की निंदा करता हूँ, कई बार आपने बोला है। तो अब उन लोगों का ज़्यादातर एक तो उनकी हेट्रेड है, उनका हेट्रेड के साथ साथ वो समझते नहीं हैं
और जो उनको बतला दिया जाता है उसी के मुताबिक वो इस तरह की बकवास करते रहते हैं। मगर चलिए, अच्छा है आज आपसे बात हो रही है इस बारे में। ओवैसी साहब, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट होकर समझना चाहूँ, क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत ही मिसकंस्ट्रू इमेज जारी है नेशनलिज्म की, जहाँ पर अगर आप सपोज किसी भी चीज़ के खिलाफ में बोल रहे हैं जो कि सही नहीं हो रहा है। मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूँ, अगर आपने महंगाई के बारे में बोला, अगर आपने कुछ दिक्कतों के बारे में बोला, अगर आपने कुछ और चीज़ों के बारे में बोला, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ड्रिफ्ट कर जाएंगी। वो आपको नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, वो एक अलग चश्मे से देखने लग जाते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हमारे मुल्क में, हमारे देश में बिल्कुल हो रहा है। अगर आप जो इस्टेब्लिशमेंट का सेट नैरेटिव है उससे अगर आप हटकर बात करेंगे तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि आपने ये बात ही क्यों की। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर हैं जी, कितने खूबसूरत जगह है। बिल्कुल लेह में है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो औरंगज़ेब ने ही यहाँ पर फ़ौज भिजाकर, जो तिब्बत से लोग आ गए थे यहाँ के राजा को तंग करने के लिए, तो औरंगज़ेब ने फ़ौज भिजाई। अब आप ये बात अगर कर देंगे तो बोलेंगे देखिए ये तो मुग़लों की बात कर रहा है, औरंगज़ेब की बात कर रहा है। तो राष्ट्रवाद में सच्चाई तो बयान करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन देखिए, अब आपने औरंगज़ेब का जिक्र किया। अब जैसे आपके जो भाई हैं वो औरंगज़ेब की कब्र पर गए तो उसको बड़ा इशू बनाया गया, लेकिन औरंगज़ेब को क्या आप नेशनलिस्ट मानते हैं? क्या आप मानते हैं राष्ट्रवादी भारत के प्रति, या औरंगज़ेब को आप उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से उसको पोर्ट्रे किया जाता है? मेरी नज़र में हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है औरंगज़ेब, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। मेरी नज़र में आज औरंगज़ेब की अहमियत नहीं है। अगर कोई अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है, पेट्रियोटिक कहता है, तो औरंगज़ेब से बड़ा मुद्दा आज 28% नौजवानों की बेरोज़गारी है। ये नेशनलिज्म का डिमांड है। ठीक है। 50% महंगाई में इजाफा हो गया है। ये नेशनलिज्म का एक डिमांड आप पर है कि आप इस पर बात करें। तो और अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो नेशनलिज्म अगर आप देखेंगे तो उबैदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला भोपाली, राजा महेंद्र के साथ वो लोग अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल बनाए थे। और वो भी एक राष्ट्रवाद है, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं। फिर वहीं आप राष्ट्रवाद अगर आप देखेंगे तो मौलाना महमूद उल हसन जो रेशमी रुमाल की तहरीक में माल्टा की जेल में थे, आज भी भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है माल्टा को, मगर वो माल्टा की जेल से वापस आए, दारुल उलूम का क़याम अमल में लाए। जी, तो ये एक राष्ट्रवाद है। नहीं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया इस्टेब्लिशमेंट का, अगर सरकार इस्टेब्लिशमेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो नेशनलिज्म अपनी कन्वीनियंस पे पोर्ट्रे करती है, या देखिए एस्केपिज्म के तौर पर? एक नेशनलिज्म ये हो गया है कि अगर आप सरकार की कमज़ोरियों को क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। नहीं, लेकिन फिर इसमें इसमें खाली हिंदुओं को कहा जाता है या मुस्लिम्स को भी कहा जाता है? सबको कहा जाता है। जो कोई भी अगर आज की मौजूदा सरकार को, प्रधानमंत्री को अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फ़ौरन आपको कहा जाएगा एंटी नेशनल। अगर आज आप जैसा कि ये नेशनलिज्म का और भारत से मोहब्बत का, वालेकुम सलाम, क्या बात है, आपके कितने फैंस हैं यहाँ पर? हाँ, वो भारत से मोहब्बत का डिमांड ये है कि जिन वादियों के दरमियान से हम गुजर रहे हैं, जिन पहाड़ों के दरमियान से, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारी फ़ौज चीन की फ़ौज से आँख में आँख मिलाकर खड़ी हुई है। 2 साल से चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है। हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स में उन्होंने टावर लगा दिए। अब आप जब ये पूछते हैं तो बोलेंगे ये देखिए ये एंटी नेशनल बात कर रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना हूँ, देखिए आपने, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह, उसकी वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा विषय, जैसे आपने बोला हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर बोलते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट कह देते हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ,
आज अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर तिरंगा को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहा जा रहा है तिरंगा का डीपी लगाएं। उसमें कांग्रेस ने पंडित नेहरू का जिक्र किया लेकिन गांधी जी का जिक्र नहीं किया। क्या आपको लगता नहीं है ये अजीब सी बात है? अब देखिए, मैं तो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे नेशनलिज्म की बात नहीं करूं, नहीं नहीं, नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अंबेडकर को क्यों भूल गए आप। बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। और मैं ये कहूँगा कि आप उबैदुल्ला सिंधी को, बरकतुल्लाह भोपाली को, बी अम्मा को, महमूद हसन को क्यों भूल गए आप? अल्लामा फजल खैराबादी को क्यों भूल गए? मौलवी अलाउद्दीन को क्यों भूल गए आप? मौलाना अहमदुल्लाह को क्यों भूल गए आप? क्या हमारी नेशनलिज्म की हिस्ट्री भी सिलेक्टिव हो गई है? नहीं, आपको ऐसा लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी इसलिए पंडित नेहरू के साथ तिरंगा दिखा रही क्योंकि वो कांग्रेस के थे, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं नेहरू पर और हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसलिए कि जो लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उसमें सबका एक कॉमन चीज़ क्या था कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे, ग़ुलामी से इस देश को आज़ाद कराएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन बोलेगा? इनके बारे में कौन बात करेगा? तो ये चीज़ है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। आप इस थॉट प्रोसेस के लिए क्या कहेंगे कि आप तिरंगे के साथ अपना डीपी लगाएं? आप इसको क्या कहेंगे? मैं जब मुझसे मीडिया ने पूछा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा देखिए ये डीपी लगाना सिर्फ तिरंगे के लिए 15 अगस्त तक, उसके बाद आप भूल जाना। मेरा मानना यह है कि तिरंगे से मोहब्बत आपके दिल में, आपके किरदार में, आपके अमल में होनी चाहिए। तो तभी हम तिरंगे को सही मानों में, जो उर्दू का वर्ड है, हम खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे। वरना फिर खाली डीपी लगा दो, उससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? आप मोहब्बत तो करिए मुल्क से, और तिरंगे की लाज आप उस वक्त रखेंगे जब आप मुल्क को मजबूत करेंगे। मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा, सुपर पावर बनेगा। यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसमें लगाने में दिक्कत क्या है? मेरी नज़र में ये सिर्फ एक चंद दिन के लिए, इसमें कोई आप लगा रहे हैं, लगाइए, मुझे एतराज़ नहीं। पर मेरा मानना ये है कि डीपी से लगाकर कोई मोहब्बत का इजहार सही तरीके से नहीं हो सकता। आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना तिरंगे से कर रहे हैं, ना हम उन अजीम आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले। आपको नहीं लगता है कम से कम उसके प्रति एक इज्जत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं? वो तो एक होता ही है ना जेस्चर। वो हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, जो कोई भारत का नागरिक है, उसके दिल में तिरंगे से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। मगर तिरंगे से आपको मोहब्बत है और गरीब से मोहब्बत नहीं है। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर दौलतमंद को आप ताकतवर कर रहे हैं। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर आप कमज़ोर को ताकतवर नहीं कर रहे, ताकतवर को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन आपने जैसे ये कहा कि गरीब से मोहब्बत नहीं है, जो रसूखदार है उनको और आप रसूखदार बता रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे आपका क्या तर्क है? मतलब इसके पीछे बिल्कुल, देखिए, इसलिए कि एक किसान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 32 पैसे का NOC हासिल करने के लिए तड़पना पड़ा, और वहीं पर 2,45,000 करोड़ के जो डिफ़ॉल्टर थे उनके लोन को आपने राइट ऑफ कर दिया। तो ये एक मिसाल बता रहा हूँ आपको। मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक तिरंगे का जिक्र हुआ है, मुझे याद है आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया और वो RSS को लेकर आपने उसमें बहुत अच्छा पुराना डेटा निकाल कर आपने अच्छा, यानी कि डेटा आपने बहुत पुराना निकाला था कि RSS ने उसको भगवा रंग की बात की थी। आप उससे क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब उस ट्वीट से? मैसेज ये देना चाह रहा था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने DP का जिक्र किया। फिर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जो किताबें लिखी उसमें कहा कि RSS मेरा एक इंस्टीट्यूशन रहा है। RSS मेरी एक परवरिशगाह थी वो। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे थे और RSS से भी कि ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन जुलाई 1947 में ये कहा था कि इस देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए, डिमांड किया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त 1947 ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन ने लिखा
जो आरएसएस का माउथपीस है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 3 रंग जो है वह अशुभ हैं, ईवल हैं, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री आज भी उस बात को मानते हैं या उसको आरएसएस रिजेक्ट करती है? ये हमारा उनसे सवाल था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, आगे मेंशन नहीं किया, तो आई थिंक दे हैव मूव्ड ऑन। नहीं, मूव्ड ऑन नहीं है। देखिए, ये मूव्ड ऑन की बात नहीं है। जब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, देखिए 1930 1930s में तिरंगा की एक तहरीक शुरू की गई थी। इस तरह का तिरंगा नहीं था। क्या मौसम है वो सीजन? हाँ बिल्कुल, देखिए खुदा की नदी जो ओरिजिन है वो यहाँ पर हमारे ठीक बगल में इंडस नदी है, यहाँ पर वो पहाड़ है, और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जो कि पहाड़ की तरह इंडियन पॉलिटिक्स में टिके हुए हैं। अरे नहीं, कहाँ पहाड़ में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मैं जर्रा हूँ सर, मैं जर्रा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जर्रा इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है कभी? नहीं, मैं आप इससे पहले भी जब आप पार्लियामेंट के सामने बिठाकर हमसे इंटरव्यू किए थे, वो भी बड़ा बेहतरीन था इंटरव्यू। उस वक्त भी आपने सवाल किया था, आज भी किया। ये सब देखिए, ये मेरी ना सोच है तो ना। आपका एम्बिशन क्या है? जिस तरीके से आपकी पार्टी एक्सपैंड कर रही है, जिस तरीके से आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, हर प्रदेश में आपके हाँ, फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये हमारी कोशिश है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी ख्वाब है। और हमारा ख्वाब ये है कि भारत ताकतवर मुल्क बनेगा, और बनना भी चाहिए। और उसके लिए, बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है उनको उनका हिस्सा मिले, से पॉलिटिक्स में, राजनीति में मिले, हर तालीम में मिले, हर जगह मिले। क्योंकि तभी जाकर देखिए, भारत जो है ना, एक सिर्फ अल्पसंख्यक समाज? सुनिए, भारत जो है एक गुलदस्ता है। ये तो बात सही है आपकी। ये गुलदस्ता है भारत, और उस गुलदस्ते में जितने फूल हैं, कोई एक फूल को नहीं कोई एक फूल भी ना मुरझाए, उसकी कोई पत्ती ना मुरझाए जाए। और किसी एक ज़बान हो या मज़हब हो, वो इससे कमज़ोर ना पड़ जाए। क्योंकि अगर कमज़ोर पड़ेगा तो एक अधूरापन नज़र आएगा भारत में। तो अल्पसंख्यक समाज के साथ जो दलित समाज है, जो कमज़ोर है, इन सब को उनका एक जायज़ मुकाम मिले, यही हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं लेकिन क्या आपकी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को देख रही है, या आपका इस पे पैन इंडिया या पैन कम्युनिटी? देखिए, हमारा मानना ये है कि आज भी, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकारें जिस किसी पार्टी की रही हैं, सच्चाई ये है कि उन्होंने ताकतवर को ताकतवर किया और कमज़ोर को ताकतवर नहीं बनाया। उनकी आंखों में कमज़ोर ताकतवर होना चाहिए था, जो नहीं रहा है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी तो खैर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हैं। तो ये इन चीज़ों की तरफ उसी वक्त रुख होगा जब ये समाज के लोग इन बातों को समझेंगे। और वो, क्या आपको नहीं लगता, मैं आपको इस चीज़, आपने ये पॉइंट रखा है, कि आपको नहीं लगता है कि ये सारी आवाज़ें जो हैं अब विपक्ष की तरफ से भी बस एक सिंबॉलिज्म के तौर पर आती हैं? तो अगर आप समझेंगे कि कांग्रेस में गांधी परिवार विपक्ष को कोई देश को कोई राह दिखाएगा, तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है। क्या वजह उसकी? नहीं है, इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती थी अब नहीं रही है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। एक के बाद एक आप चुनाव हार रहे हैं। क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस? देखिए, कॉम्पिटेंस नहीं रहने से तो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ना आपकी। नहीं, तो फिर आपको, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बजाय अब देश को एक दूसरा बीजेपी के सामने ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा? यकीनन पैदा होगा। ज़िंदगी में कभी वैक्यूम नहीं रहता, ये कुदरत का निज़ाम लेकिन है। क्या कांग्रेस की वो स्टेज आ चुकी है कि अब एक ऑल्टरनेट देश को ढूंढना पड़ेगा? खुद ब खुद देश ढूंढ लेगा। इतना बड़ा देश है, कोई वैक्यूम नहीं रहेगा इस देश में, कभी वैक्यूम नहीं रहेगा। ये बहुत 130 करोड़ का देश है। अगर कोई समझ रहा है कि हम किसी एक पार्टी के मोहताज हैं, भाई मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, अल्लाह का निज़ाम ये कि अल्लाह मुझसे बेहतर किसी को पैदा कर देगा। तो मगर ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। लोग इसको गहराई से देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है एक वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे कि भाई अब हमको नए तरीक़े से, नए सिरे से भाजपा का मुकाबला करना पड़ेगा। एक
क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है और हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, तो आपने अभी एक ऐसा पॉइंट टच किया है जो कि मुझे थोड़ा सा इस देश के लिहाज से थोड़ा सा सेंटिमेंटल करता है। ऑन द अदर साइड, मेरा किसी पार्टी के प्रति बायस नहीं है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक ज़माने में सबसे बड़ी पार्टी, उसके डाउनफॉल या उसका, अगर आप जो बोल रहे हैं उसके ख़त्म होने के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? व्हाट आर द 3 मेन रीजंस आपको लगते हैं? देखिए, मैं तो इतना बड़ा क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना कोई ओपिनियन तज्जिया निगार हूँ कि उसका पूरा डाइसेक्ट कर सकूँ। मगर जहाँ तक मुझे जो पॉलिटिक्स मैंने अपने बुज़ुर्गों के पैरों के पास बैठकर सीखी और आज भी उनसे सुनता हूँ, वो ये है कि जिस दिन आपका आम आवाम से, जनता से आपका कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आपकी खैर नहीं है। जब तक आपका राबता रहेगा, कनेक्ट रहेगा आवाम से, आप उनकी बात को समझेंगे, आप उनसे मुलाकात करते रहेंगे, आप उनके अच्छे और बुरे में जाते रहेंगे, आप उनकी ज़बान में बात करेंगे, आप उनके तकालीफ़ को, उनके इश्यूज़ को उठाएंगे, तो यकीनन आप रिलेवेंट रहेंगे पॉलिटिक्स में। मैं वैसे साहब थोड़ा सा आपको उस तरफ दिखा रहा हूँ, BRO एट योर सर्विस, प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉयड द राइड। क्या खूबसूरत वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, और ये ठीक बगल में इंडस जो नदी है, जो इस देश का ओरिजिन है, वो यहाँ पर हमारे बगल में बह रही है। इसी से मुझे एक सवाल मन में आया, क्या आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी वही फ्री फ्लोइंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए, या फिर देयर इज़ अ स्कोप ऑफ सम चेंज, सम रिवाइवल? कुछ आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, और माफ़ी चाहता हूँ आपसे भी, मुझे शिकायत है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 3000 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये ख़तरे की बहुत बड़ी निशानी है। हमारे जो रेमिटेंस आते थे बाहर से नहीं भी जा रहे हैं, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ठीक है, अभी अच्छे हैं, मगर गिरते जा रहे हैं। तो ये आज आप देखेंगे तो यकीनन एक तब्दीली की बात, एक तब्दीली का पैगाम आपको मिलता है, मगर इसको कौन उठाएगा, कौन इसका फ़ायदा जिक्र किया उठाएगा? था MiG-21 को लेकर, अभी आपका एक ट्वीट मैंने पढ़ा MiG-21 को लेकर, कि अगर इतना तरक्की कर रहे हैं तो फिर MiG-21 क्यों अभी तक उड़ा रहे हैं? आपने ये बोला था। बिल्कुल। आपको, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये तो पूरा ही, अगर मैं कहूँ तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की देन है। जिस तरीके से हम उतनी आज़ादी से घूम रहे हैं और उनकी पूरी मेहनत मशक्क़त है इसमें, आपको लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं की जा रही है? भाई, वो तो एक कॉफिन कहा जाता है ना उसको, फ्लाइंग कॉफिन, या कॉफिन कहा जाता है। मर रहे हैं हमारे बच्चे, नौजवान। अरे, हम प्लेन को तो रिप्लेस कर सकते हैं, मगर जो बरसों लग जाते हैं हमारे पायलट को तैयार करने के लिए, हम बरसों पीछे हो जाएंगे ना। तो हमारे को 40 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, आपके पास खाली 30 हैं। हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, हमारे बमुश्किल। लेकिन वो राफेल लेकर आए, तेजस को तेजी से डिप्लॉय कर रहे हैं। कहाँ है तेजस, कहाँ है, बताइए ना भाई। 30 स्क्वाड्रंस हैं, यहाँ पर 40 की ज़रूरत है आपको। आप क्या किए हम लोग ने? 1 लाख हमारे वैकेंसी हैं। हद तो ये है कि जो कमिटेड लायबिलिटी है हमारे आर्मी के एक्सपेंडिचर का, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको ख़रीद नहीं पा रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है, बताइए उसका। नहीं, लेकिन उनसे अगर बात करें सरकार से, तो उनका कहना है कि ये बैकलॉग इतना हैवी है कि हम कब तक इसको सर, सुधारेंगे? वो छोड़ दीजिए, कमिटेड लायबिलिटी कैपिटल एक्विजिशन का जो हम ऑर्डर दे चुके हैं, अच्छा, जो हमें खर्चा करना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, 2015 में जो कंडूरी साहब डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का असला है जंग लड़ने का, जिसमें से इतना परसेंटेज ऑब्सोल्यूट है। पर ये तो देखना पड़ेगा ना। अगर अच्छा, पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए तो हमने अग्निवीर लाया है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, इसीलिए हमने अग्निवीर लाया है।
अगर पैसा होता, अब आप मेरे को बताइए कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, ये लोग देख क्या समझ रहे होंगे भारत के बारे में कि इनके पास पैसा नहीं है अपनी फ़ौज के लिए, अपनी नेवी और एयरफोर्स के लिए, इसलिए अग्निवीर लाए हैं। हमारे एडवर्सरीज तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन उन्होंने तो कई कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया अग्निवीर को लेकर। चाइना में ऐसा होता है, कई कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया, अमेरिका में ऐसा होता है। सुनिए, वहाँ पर कंस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर लोग आते नहीं है। हमारे पास लोग आने तैयार हैं, हमारे नौजवान। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम नहीं है। एक गांव का लड़का अगर फौज में जाता है तो पूरा गांव उसका सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक इसमें ऑनर है उसमें, इस प्रोफेशन में, और उसको हमको देखना है। अब आप मिसाल देंगे स्विट्ज़रलैंड की, बस स्विट्ज़रलैंड का जीडीपी कितना है बताइए, हमारा जीडीपी कितना है बताइए। तो हमको तो ज़रूरत है ना, हमको तो फ़ौज की ज़रूरत है। अब आप बताइए कि हमारी 60,000 की फ़ौज चीन से इन्हीं पहाड़ियों पर खड़ी हुई है। हाँ। और हमको मजबूरी की हालत में पाकिस्तान से सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। और ये जो एरियल एक्सरसाइज चीन कर रहा है ना, आप देखना, हमारी बात यकीन कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं, खुदा ना खास्ता, कहीं जंग ना हो जाए चीन से, जब क्या करेंगे हम? आपको ऐसे हालात दिख रहे हैं? अरे एरियल एक्सरसाइज कर रहा है हमारे ज़मीन के अंदर, हमारी चीन में ट्रेन कर रहा है। नहीं, चीन बैठा हुआ हमारी ज़मीन के अंदर, हॉट स्प्रिंग, डेपसांग में, डेमचौक में। और फिर लेकिन आप जब पार्लियामेंट में ये सब बातें उठाई तो आपने होंगी, तो आपको जवाब आपको लगा नहीं कि सर, पार्लियामेंट में सरकार उठाने नहीं देती ना इन चीज़ों को। लद्दाख के बारे में, हॉट स्प्रिंग, डेपचांग के बारे में उठाने नहीं देती। आप सवाल डालते हैं तो जवाब बराबर नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलना नहीं चाहते, लफ्ज़ चीन उनकी ज़बान से निकलता नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आज हमारे देश को, अगर किसी चीन से, मैं कह रहा हूँ आपको, आप देखते जाइए। नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं, अगर आपका ये असेसमेंट है कि युद्ध के हालात हो सकते हैं और युद्ध हो सकता है। अरे हमारे LAC के करीब आकर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है चीन। हमने एग्रीमेंट साइन किया उनसे कि आप इतने डिस्टेंस पे नहीं आएंगे। जो दोनों हम फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहा है। वो क्या आपको बता रहा है? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अक्टूबर में चीन कुछ करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। मगर यही तो हम बता रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है। आपने इकोनॉमी का जिक्र किया, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपको नहीं लगता है कि हम वी आर फार बेटर ऑफ? श्रीलंका कोलैप्स कर रहा है, और आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं इन वादियों में, इन पहाड़ियों में, बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं, पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, और हम अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना का भी हाल बहुत ख़राब है। अब आपका इंटरनेशनल कह देंगे भक्त कि आपने कैसे भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान की मिसाल दी। हम तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे ना, आज हमको मजबूरन अपने पड़ोसियों की मिसाल देना पड़ रहा है। समझ गया मैं। तो हमारी इकोनॉमी किस राह पे जा रही है बताइए। आप अपना वो नहीं, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है कि आज हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमको कंपेयर किया जा रहा है। ये हमारी नेशनलिज्म है। तो यही तो हम बता रहे हैं आपसे कि हमारे हालात ठीक नहीं है। देखिए, अभी हम जहाँ जा रहे हैं अपने दर्शकों को बता दें, ओवैसी साहब हम ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं उस इंडस रिवर पर, जो कि क्या कहा जाए, जिसके लिए कुछ देयर इज़, ये थोड़ा सा एक डिप आएगा यहाँ पर। और ये ओरिजिन, अगर भारत के ओरिजिन की बात की जाए, जिससे भारत माना जाता है, ना भारत का ओरिजिन सिर्फ यही नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं। भारत का ओरिजिन 65,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, फिर सेंट्रल एशिया से, ईस्ट एशिया से आए, फिर आर्यंस आए। तो ये चारों मिलकर, ये कॉन्फ्लुएंस बनकर ये भारत बना है। तो सिर्फ इंडसी को कह देना ठीक नहीं होगा। अभी रिसेंट स्टडी आई है। आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मैं ओवैसी साहब से 2 चीज़ों पर बिल्कुल भी कभी भी काउंटर एग्रीमेंट नहीं आप डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं, ये नेशनलिज्म की खूबसूरती है कि हम डिसएग्री करना चाहिए, मगर एक है मैं आपके फैक्ट्स को हमेशा से बड़ा वो देता हूँ। अच्छा, क्योंकि इससे मुझे याद आया 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक हिस्ट्री है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे आपकी माशाल्लाह पकड़ बहुत बहुत अच्छी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद को लेकर कुछ कहा गया है ओवैसी जी? मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या उसका किसी भी तरह से कोई रेफरेंस, जिक्र कुछ भी है क्या, जिसको लेकर हम लोग इतना देश में सब चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद पे कुछ भी कहा गया है? भाई उसमें इंडिया, इंडियंस कहा गया है सबको, कोई रिलीजन का नाम नहीं लिया गया है।
यही तो इस चीज़ की खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द मुस्लिम, वी द हिंदू, वी द दैट दिस, नहीं है ना। यही खूबसूरती भारत के संविधान की, जो हमारे बुजुर्गों ने इसको सोचकर बनाया था। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ज़रूर हमने अपनाया, मगर हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया और कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन उसको डिस्टॉर्ट कर दिया पॉलिटिशियंस ने। अब सबने किया ना, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। आइए बाहर उतर के, आप वैसे बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं वैसे साहब, और अगर मैं आपकी जगह इस ड्राइविंग सीट पर होता कभी भी ये नया नहीं कर पाता। ओवैसी साहब, अब हम ओवैसी साहब के साथ आ गए हैं। ये है इंडस रिवर, और ओवैसी साहब ने वैसे ही आपको बताया अभी ओरिजिन्स में भारत के कई सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक ये भी है। हमारे जो योगेश भाई हैं वो बता रहे थे, और ये सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान से ये नदी आती है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक परसेप्शन बन गया है कि अगर कोई मुसलमान है इस देश में तो वो पाकिस्तान ही जाना चाहता है, और इस चीज़ को नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है? देखिए, जो देश से नफ़रत करते हैं वही इसी तरह की सोच रखते हैं। ये तो इस तरफ से, हाँ। जो देश से मोहब्बत करते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं रहा तो उनको पाकिस्तान आ जाता है। हाँ, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, मगर जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, उस ज़माने में एक बात समझना पड़े कि आप और हम वोट नहीं डाल सकते थे। वोट वही डालता था जो नवाब था, जो डिग्री थी, जो एक किस्म का इनकम टैक्स अदा करता था। तो एक इलीट क्लास को वोट डालने का हासिल था, और वो भी बिल्कुल चंद फीसद या परसेंटेज। मेजॉरिटी तो वोट डाल ही नहीं सकती थी। नहीं, लेकिन आज अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, जब हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है, एक गैर हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है। क्या इसको आप कैसे असेस करते हैं? देखिए, हिंदू इंडियन नेशनलिज्म एक चीज़ है और हिंदुत्व नेशनलिज्म एक चीज़ है। क्या फ़र्क है दोस्तों? फ़र्क ये है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो हम तमाम कल्चर्स को, रिलीजन्स को, ज़बानों को, त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। वो ये नहीं कहता कि एक देश, एक रिलीजन, एक कल्चर रहेगा। ये हिंदुत्व नेशनलिज्म है। जो इंडियन है, ये हिंदुत्व नेशनलिज्म कहता है कि एक देश, एक कल्चर, रिलीजन। जो इंडियन नेशनलिज्म बोलता है कि भाई बस ये सब इस देश के एक गार्डन है, इसमें हर तरह के फूल फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये फ़र्क है इंडियन नेशनलिज्म में और हिंदुत्व नेशनलिज्म में। और ये इंक्लूसिव है इंडियन नेशनलिज्म, वो एक्सक्लूजनरी है। ये बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस देश में एक राष्ट्रवाद बीजेपी का है और एक राष्ट्रवाद कांग्रेस का है? देखिए, मैं उस राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ जिसको महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उनसे पहले मौलाना महमूदुल हसन, फिर उनसे पहले सन 57 की जंग आज़ादी में जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, सब ने मिलकर तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा था ना। कोई अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा था कि हम लोग अलग हैं, बल्कि सब कह रहे थे कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर इस देश का हूँ, मुझे अंग्रेज़ों से लड़ना है, ये वतन मेरा है। ना किसी मुसलमान ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खोया, ना किसी हिंदू ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खोया। यही तो गांधी का पैगाम था। अभी ये क्राइसिस है देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आज जो रूलिंग पार्टी है वो तो साफ हिंदुत्व नेशनलिज्म की बात करती नहीं, है। लेकिन एक बात बताइए, जितनी सीटें उन्हें मिली हैं वो खाली हिंदुओं के वोट पे तो नहीं मिली होंगी, मुस्लिम्स भी होंगे उसमें। तो देखिए, उसका डेटा है, CSDS का डेटा है। बताइए आप।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में 31% हिंदू वोट मिला और 19 आते आते 37% हो गया। तो एक ही कम्युनिटी है जिसका वोट नहीं बढ़ा नरेंद्र मोदी को। 6% वोट मिला मुसलमानों का 14 में, 19 में उतना ही मिला। दूसरे जितने सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन सब का परसेंटेज वोट बढ़ता गया। तो क्या पैन इंडिया आपको कोई ऐसी पार्टी दिखती है जो पैन इंडिया उनको रिप्रेजेंट करेगी अभी के हालात में, या अलग अलग पॉकेट, जैसे समाजवादी पार्टी को यूपी में देखा जाता है, आपका एक अपना नीश देखा जाता है? समाजवादी पार्टी कहाँ रही? समाजवादी पार्टी को परसेप्शन तो है ही ना? समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में बल्कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर मुसलमानों ने 90% अगर वोट दिया किसी पार्टी को, तो समाजवादी को दिया इस विधानसभा के चुनाव में, तब भी भाजपा को नहीं हरा पाए। तो ये क्या बताता है? इनकी कॉम्पिटेंस और इनकी क्रेडिबिलिटी को बताता है कि भाई जहाँ से आप चलिए चुनाव हार गए विधानसभा का, जहाँ से आप MP हैं, सांसद थे, जिस सीट पर आपने 19 में 1.5 लाख वोट से जीता, आज वहाँ 6000 वोट से हार गया। वैसे साहब, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब हम हर कोई जानना चाहते हैं। आपने समाजवादी पार्टी पे क्वेश्चन किया, आपकी जो पार्टी है बिहार में, उसके अपने MLAs टूट रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? तो अब उनको भाग गए, वो धोखा दिए। धोखा क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमारी लड़ाई जो बिहार की, जो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई थी, और हमने साफ कहा था कि सत्ता से हमको मतलब नहीं है, सीमांचल के इंसाफ से हमको मतलब रहेगा। और वो सीमांचल में सिर्फ एक समुदाय के लोग तो नहीं थे। आज आप ये पानी देख रहे हैं ना, आप हर साल चले जाइए, सीमांचल में ज़मीन कटती जाती है, 100 एकड़ ज़मीन कटती है, खेत कट जाते, ज़मीन कट जाती, कोई पूछता नहीं है। वो लड़ाई सीमांचल की थी, पूरे बिहार पर, बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड रीजन सीमांचल है। अगर वो उन लोगों को धोखा दिए हैं तो वो जनता जवाब देगी। एक बहुत मेरे मन में एक ये आपसे ही पूछना चाहूँगा, हालांकि उससे पहले एक बड़ा फ़नी सा सवाल है। वो सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके लिए कहा कि आप देशभक्त हैं, ये गारंटीड है, पक्का है, नेशनलिस्ट भले ही ना हो लेकिन देशभक्त हैं। आप इसको कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट या निंदा? वो उनसे ही पूछ लीजिए, उसका मतलब समझा आप कैसे असेस करते हैं? अब सुब्रमण्यम स्वामी है भाई, वो बोलते हैं तो उनको। आप मुझे एक बात बताइए, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें कोई एक ऐसा मैसेज भी देंगे ओवैसी साहब। आज के दौर में जो भी नूपुर शर्मा का एपिसोड हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एग्रेशन देखा जा रहा है एक समुदाय विशेष का दूसरे समुदाय विशेष के खिलाफ, खासकर अगर वो लोग कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अभी हमने देखा राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हत्याएं हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटॉलरेंस का? जो नूपुर शर्मा ने किया वो तो गलत है, इट इज़ राइट नाउ। नहीं, देखिए, ये मिसाल है रेडिकलाइजेशन का भी। और रेडिकलाइजेशन दोनों समुदाय में हो रहा है। मध्य प्रदेश में परसों एक आदमी को इसलिए मॉब लिंच करके मार दिया क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने गोश्त की तस्करी कर रहा था। ये भी हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो ये सब रेडिकलाइजेशन की मिसालें हैं। और रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं आप? भाषण से या मेरे बोलने से रेडिकलाइजेशन कंट्रोल होगा? रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से। आप रूल ऑफ लॉ को कानून को इम्प्लीमेंट करिए। नहीं, लेकिन आप जैसे नेता अगर एक स्ट्रांग मैसेज देंगे तब भी तो कंट्रोल होगा। अगर हम राजनीति में हैं तो उन रेडिकलाइज लोगों को हमसे ही नफरत है सबसे पहले, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर हम अपनी बात करेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे, लड़के हासिल करेंगे। मैं एक रूल ऑफ गन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की हत्या करके, किसी को पीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट के ज़रिए से हम जीतेंगे, बैलेट के ज़रिए से इंसाफ हम हासिल करेंगे और सरकार को हम क्वेश्चन करेंगे, हम खुल के बोलेंगे। आपने बैलेट का जिक्र किया, आप अपनी पार्टी को किन किन राज्यों में एक्सपैंड करना चाहते हैं अभी? अरे और कहाँ अभी हमारे लिए इमीडिएट ऑब्जेक्टिव और चैलेंज है गुजरात, क्योंकि गुजरात में भी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन है, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली मरतबा हम लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़े,
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनता के, हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए। तो ये इसके बावजूद भी लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस मिट्टी में पैदा इसी मिट्टी में जाने वाला हूँ, तो पुकारते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आप पुकारेंगे उतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। मेरे को इनके पुकारने से कोई रुक जाएगा क्या? आप कितना पुकारेंगे, पुकारिए ना, आपका काम पुकारना है, मेरा काम काम करना है। अब हर कोई अगर इल्ज़ाम लगाएगा, बोलेगा तो ठीक है, लगाइए आप, मगर अगर अभी आपको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2 इम्पोर्टेंट सजेशंस देने हो तो आप क्या देंगे? मैं कहूँगा प्रधानमंत्री आप इन पहाड़ियों में जो हमारी फ़ौज बैठी हुई है ना, चीन से मुकाबला कर, आप वहाँ पर जाइए। हमको नहीं ले जाना चाहते, वहाँ पर जाए वो तो जाते हैं, ना नहीं, हॉट स्प्रिंग में जाइए जहाँ पर 60,000 फ़ौज हमारी खड़ी हुई है। ये हमको भी जाइए, हम देखना चाह रहे हमारी ज़मीन पर चीन क्यों बैठा हुआ है। हम प्रधानमंत्री से खुद भी जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, अगर प्रधानमंत्री लेके जाएंगे। और बेरोज़गारी दूर करिए नौजवानों में। देखिए एक बात समझिए सर, ये जो अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ, याद रखिए ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये लोग राजनीति से और पॉलिटिशियन से मायूस हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा लेकिन आप तो दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो सांसद की एज है वो कम करना चाहिए, आपने बोला है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 18 साल में वोट डालने दे सकते हैं उसको, और हमारी 50% आबादी का हिस्सा है, 20 साल में बनने दीजिए उसको, MLA MP बनने दीजिए, क्यों ना बने भाई। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक सफ़ेद बाल नहीं आएंगे, बुजुर्गी नहीं आती, विजडम नहीं आता। अरे कौन सा में आ रही है भाई? भगत सिंह की एज क्या थी, अशफाकुल्ला की एज क्या थी? 20 साल में उसको MP बन के आने दीजिए, विधायक बने दीजिए, सांसद बने, देखिए उसके पास भी तो आइडियाज़ होंगे भाई। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना हमको। आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये, इस माहौल में देश की 75वीं वर्षगांठ पर अगर आप कोई शेर या कुछ बता पाएँ, कुछ सुना चाहें हमें हमारे दर्शकों को बताना नहीं, शेर तो याद नहीं है, बस वही पैगाम के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ओवैसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर, आप यहाँ तक आए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दर्शकों को दिया। और वो भी ये देखिए, इंडस रिवर यहाँ पर है और एक तरफ इन पहाड़ियों में आप देखिए ज़रा ऊपर, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। हम लोग यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद हैं लेह में, और ओवैसी साहब ख़ास तौर पर एक मैसेज देने जनता के बीच यहाँ पर आए हैं देश की 75वीं वर्षगांठ पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। सच एन ऑनर। थैंक यू सर, प्लीज़ कम।